फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 9 का भौतिकी फिर से पार्ट 5। जी हाँ, बल तथा गति के नियम का आज पार्ट 5 लेकर आ चुके हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में न्यूटन की गति के विषय में पढ़ाया था। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अभी जस्ट चौथे वाले पार्ट में तृतीय नियम पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब ये जो नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता था, एक्शन रिएक्शन, यानी हर एक किसी वस्तु पर क्रिया करने पर वह वस्तु हमें प्रतिक्रिया देता है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका कुल नियत संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यदि हम कह दें कि किसी वस्तु पर बल लगाकर यदि उसके संवेग में परिवर्तन किया जा रहा है तो वह वस्तु के अंदर खुद एक संवेग का परिवर्तन होगा और वह इसके विपरीत दिशा में करेगा। तो आज हम इसे पढ़ते हैं, लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित, यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित हो न हो तो, यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो, यदि वस्तुओं के निकाय पर कोई वस्तु है, कोई निकाय है, उस पर यदि बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका संयुक्त, तो निकाय का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात क्या कह सकते हैं? यानी कह रहा है कि यदि वस्तु के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो वस्तु का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात क्या कह सकते हैं कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन होता है, परंतु विपरीत दिशा में। अर्थात क्या कह सकते हैं हम? अर्थात इधर लिख देते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे वस्तु में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है।
जैसे अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं कि जैसे अगर हम कह दें कि ये कोई दो वस्तु है, अब इसको हमने धागे से बांध कर लटका रखा है, ठीक है। एक वस्तु को यहीं पे स्थिर छोड़ रखा है, ठीक। अब ये बिल्कुल नहीं रहा, इधर उधर नहीं कर रहा है, तो क्या है, स्थिर विराम में है। और इस दूसरे वस्तु को यहाँ ला करके हम छोड़ते हैं, तो ये वस्तु ऊपर इधर ला करके छोड़ते तो ये इधर ही आएगा। इधर आ करके जिस संवेग से, संवेग क्या है, अब इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान के साथ इसका वेग, तो क्या कहलाएगा, संवेग। अब संवेग से ये आ रहा है तो इसमें क्या करेगा, टक्कर करेगा, यानी संघट्य करेगा, टकराएगा। तो ये अपना संवेग इस वस्तु, दूसरे स्थिर वस्तु को दे देगा, तो ये यहीं पे स्थिर हो जाएगा, इसकी जगह पे अपना पोजीशन ले लेगा और बाकी ये इसके विपरीत दिशा में फिर जाने लगेगा। क्या करेगा, विपरीत दिशा में जाने लगेगा। तो एक तो ये अपना संवेग इसे दे दिया, लेकिन जो इसका संवेग था ये लेकर के फिर गतिमान हो गया, फिर ये जाएगा, फिर आएगा, फिर ये आकर के अपना फिर ये संवेग इसे दे देगा, टकराएगा, बार बार एक प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से पहला वाला दूसरे को, दूसरे वाला पहले को अपना संवेग परिवर्तन करते रहेंगे, परंतु इनका जो संयुक्त संवेग होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित। इनका परिणामी संवेग जो होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित, और एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। लिखिए, इतना हो गया। यदि अगर हम कह दें कि यदि जैसे पहला वाला दूसरे वाले पे बल लगा रहा है, कोई बल लगाएंगे, तो अगर हम कह दें कि यदि F y बल 0 हो, यदि F y यहाँ लिखेंगे, जो हमारा y बल क्या है, F है, वह यदि क्या हो, 0 हो, 0 हो, तब क्या होगा, तब निकाय का क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे, यदि निकाय, यदि कह रहे हैं कि यदि y बल 0 हो, तब निकाय क्या होगा, निकाय का संवेग अपरिवर्तित रहेगा। निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन होगा, यदि y बल कोई लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यदि y बल 0 हो, तब निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी निकाय का कुल संवेग क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब थोड़ा सा इसका हम लोग फार्मूला डेरिवेशन करते हैं, फार्मूला बनाने के लिए, ठीक। इतना अगर हम इससे कहीं मिटाते हैं, ठीक है, मिटाएं इसे। ठीक है, यदि हम कह दें कि मान लेते हैं कोई दो m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ठीक है। m1 m2 द्रव्यमान के क्या है, दो पिंड हैं, और उन दो पिंडों का जो वेग है वो u1 u2 है। माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 व u2 वेग से गतिमान है। क्या है, m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 व u2 वेग से गतिमान है, ठीक है। इनका वेग क्या है, u1 व u2, तथा आपस में टकराने के पश्चात, अब ये क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं, तथा आपस में टकराने के पश्चात, तथा आपस में टकराने के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। इनके वेग क्रमशः क्या जाते हैं, v1 व v2 हो जाते हैं। तब क्या लिखेंगे, तब टक्कर के पूर्व का संवेग, क्या लिखेंगे, टक्कर के पूर्व का संवेग क्या हो जाएगा, हमारा संवेग p बराबर m इंटू v कहते हैं, परंतु यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, u1 u2 है, तो हमारा क्या बनेगा, p1 बराबर, जैसे लिखेंगे
P1 बराबर m1u1 प्लस m2u2, क्योंकि m1u1 प्रारंभ ये पहला द्रव्यमान और पहला वेग पहले द्रव्यमान का, फिर दूसरा द्रव्यमान का दूसरा प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। यानी P1 बराबर क्या लिख देंगे m1u1 प्लस m2u2, और टक्कर के पश्चात क्या लिखेंगे, टक्कर के पश्चात संवेग, पश्चात का संवेग क्या हो जाएगा P2 बराबर m2u2, ठीक है, सॉरी m1v1 प्लस m2v2, ये क्या हो जाएगा सेकंड संवेग। देखिए यहां से अब m1u1 m2u2, यहाँ m1v1 m2v2 है, क्योंकि यहाँ वेग प्रारंभिक वेग u था, यहाँ पर अंतिम वेग क्या है v1 v2 है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों क्या करेंगे, अब दोनों क्या करेंगे परिणामी निकालेंगे, क्या निकालेंगे परिणामी संवेग। अब टक्कर के बाद क्या निकालेंगे, अतः टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, ये आपस में फार्मूला बन जाएगा। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या है P1 है बराबर P2, P1 का मान क्या है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए m1u1 इधर m2u2 इधर भी है, तो m1 को एक साइड लाएंगे m2 को एक साइड, तो क्या हो जाएगा इधर क्या आएगा तो माइनस, इधर भी जाएगा तो माइनस, बनेगा क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भी हमारा हो सकता है, इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, यानी हमारा दोनों तरफ क्या है टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग, ठीक है। देखते हैं वो हमने जैसे एग्जांपल क्वेश्चन लिया 20 किग्रा तथा 80 किग्रा द्रव्यमान के दो गोले हैं जो क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं वो आ रहे हैं और टकरा करके जुड़ जाते हैं, आपस में टकराने के बाद वो जुड़ जाते हैं। तो वही बोला कि जो जुड़ करके एक गोले का रूप ले लेते तो गोले का वेग, अब जो संयुक्त गोला बनता है उसका वेग क्या होगा, उसका वेग का गति ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है किस वेग से, तो मान लेते हैं कि माना गोले का संयुक्त वेग बराबर v है, क्या हम मान लेते हैं v है। उसके बाद हमें दिया क्या क्या वो लिख देते हैं। आपको दे रखा है कि 20 किग्रा का द्रव्यमान है, यानी m1 बराबर 20 किग्रा है और m2 बराबर कितना है 80 किग्रा दे रखा है, 80 केजी है। और क्रमशः यानी ये क्रमशः बोला है कि 40 तथा 10, यानी कि u1 बराबर क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है और u2 बराबर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ये दिया है। और हमें जो कि अब देखिए u1 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड है और ये बोला है u2 हमने मान लिया 10 मीटर। देखिए ये बोला है कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यदि एक प्लस धनात्मक दिशा में जाए दूसरा ऋणात्मक दिशा, यानी हमें किसी एक वेग को ऋणात्मक लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यदि हम मानते हैं कि एक अगर सीधा चल रहा है तो इसके विपरीत ये वाला आ रहा होगा। तो अब हम फिर लिखें संवेग संरक्षण के नियम से, इनका सूत्र क्या है हमने अभी भी बताया m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। परंतु यहाँ पर अब अंतिम वेग की तो बात डबल नहीं कहा कि एक ही गोला हो जाता है, क्या हो जा रहा है एक ही गोला। तो यहाँ पे केवल हम लोग कर लेंगे m इंटू v, क्या कर लेंगे m इंटू v और द्रव्यमान टोटल कर लेंगे। यहाँ पे m की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा m1 प्लस m2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे m1u1 प्लस
m2 u2 और बराबर m इंटू भी, यानी m की जगह पर कहा कि दोनों गोला संयुक्त हो गए हैं, यानी m1 प्लस m2 एक साथ इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, एक साथ हो जाएगा। अब m1 का मान कितना दे रखा था यहाँ पर 20 kg इंटू u1 का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है, प्लस ये एक साथ कर लेते हैं। फिर इधर m2 का मान कितना दे रखा है 80 kg दिया है और इंटू में कितना दिया है फिर माइनस 10 दे रखा है। ठीक है, और बराबर इधर 20 प्लस 80 एक साथ कर लेते हैं और इंटू भी हमसे पूछ रखा है। ठीक है, इधर देखते हैं अब, यानी 20 और 40 का गुणा करने पे कितना आता है 4 गुना के 800, 20 चौक 80 है, 4 गुना के 800 प्लस कितना आ जाएगा ये 80 का गुणा 10 में करेंगे तो 8 दहा में 800 माइनस 800 हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस 800 आ जाएगा। फिर से देखते हैं 20 प्लस 80 हो गया 100 इंटू 20 क्या जाएगा 100 इंटू भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये इसमें से यहाँ प्लस में ये माइनस में जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, तो ये पूरा घट के क्या जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणित भी। अब ये 100 इधर गुणा में इधर आएगा तो भी इक्वल टू क्या जाएगा 0/100, यानी भी बराबर क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी अब ये टकराने के बाद इसका वेग क्या होगा 0, यानी ये क्या होगा स्थिर हो जाएगा, क्या होगा एकदम स्थिर, कोई गति नहीं करेगा। ठीक है, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक और एग्जांपल, दूसरा नंबर। जैसे हमने लिया है क्वेश्चन कि एक बंदूक का द्रव्यमान 2 किग्रा है तथा इसकी गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान 2 किग्रा था, दूसरा एक गोली है जिसका द्रव्यमान 15 ग्राम है, और बोला कि यदि गोली का वेग, यदि गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से निकल रहा है, फायर हो रहा है, तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि न्यूटन के थर्ड लॉ में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि यदि बंदूक से गोली छूटता है तो गोली आगे बढ़ता है परंतु बंदूक को पीछे धक्का देता है। तो अब वही पूछ रहा है कि बंदूक किस वेग से पीछे हटेगा। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो बंदूक है, बंदूक v1 वेग से पीछे हटेगा। ठीक है, v1 वेग से। फिर उसके बाद देख लेते हैं दिया क्या क्या है। दिया क्या क्या आपका बंदूक का द्रव्यमान क्या दिया है m1 बराबर मान लेते हैं 2 किग्रा, और फिर गोली का द्रव्यमान कितना दिया है m2 बराबर 15 ग्राम दे रखा है। कितना है 15 ग्राम। तो अब ये जो किग्रा है ये ग्राम में बात तो बन नहीं रही है, हमें या तो दोनों ग्राम करना होगा तो दोनों किग्रा, तो हम इसे भी किग्रा बदल देते हैं। तो 15 में अगर हम 1000 का भाग देते हैं पूरा किग्रा बन जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं कि 0.015 किग्रा कह सकते हैं। अगर हम 1000 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 0.015 किग्रा बन जाएगा। ठीक है, और फिर हमें दे रखा है, मान लेते हैं v1 हमने मान लिया। v1 क्या माना हमने, क्या माना है v1 को बंदूक का वेग, क्या माना है बंदूक का वेग, जो कि हमसे क्या किया है पूछा है, हमसे पूछा है। और v2 दे रखा है, v2 कितना है गोली का वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड पूछ रखा है। ठीक है, ये हमको दिया है। अब हमें क्या करना है संवेग संरक्षण के नियम लिखना है। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा भैया, यानी जितना गोली का वेग होगा या कुल संवेग होगा उतना ही क्या होगा बंदूक का भी संवेग होगा। क्यों लिखेंगे गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग। ठीक है, इधर देख लेते हैं गोली का संवेग क्या कर देंगे हम, गोली के लिए हमने क्या माना था, जैसे गोली के लिए हमने माना है, और बंदूक के लिए हमने m1 v1 माना था। क्या लिखेंगे m1 v1 बराबर इधर जाएगा m2 v2। बंदूक के लिए m1 v1 और गोली के लिए m2 v2। तो m1 का मान कितना दे रखा है 2 किग्रा और गुरुदेव v1 पूछा है। इधर इक्वल टू में
m2 कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड है, और n2 में v2 कितना है, सॉरी ये 0.015 किग्रा है, और ये 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं था, लिख सकते थे। अब ये दो इधर गुणा में मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो v1 बराबर क्या बन जाएगा हमारा 0.015 into 100/2, तो से कट जाएगा, फिर से आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा। देखिए ये अगर हम करते 50 है, अगर हम इसको 0 यानी 5 गुणा 10 कर सकते हैं, 10 का इसमें गुणा हुआ तो 0.15 गुणा 5 लिख सकते हैं, यानी v1 बराबर 5 बचे 25 को 5 अपने लगा 2, 5 एकम 5 2 7 0.75 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगा, बंदूक का वेग आ जाएगा। ठीक है, बंदूक का वेग हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसमें रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, रॉकेट का प्रक्षेपण, जो रॉकेट नोदन की प्रक्रिया होती है वह इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। यानी रॉकेट का मतलब जैसे कोई मिसाइल जब लॉन्च करना होता है तो वह किस नियम पर आधारित है। देखिए जो लॉन्च होता है जब मिसाइल, तो उसमें फ्यूल जलते हैं, जो फ्यूल जलता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आग का दहन करता है, और आग का दहन मिसाइल ऐसे खड़ा होता है ऊपर की ओर, ऐसे मिसाइल होता है, तो ये जो पीछे होता है, पीछे फ्यूल होता है इसके पीछे, और फ्यूल बहुत तेज जल करके आग यानी गर्म गैसों को बाहर छोड़ता है। तो जब गर्म गैसें तेजी से बाहर निकलती हैं, आगे की ओर जाती है, तो इसको पीछे की ओर धक्का देती है, मतलब मिसाइल ऊपर की ओर जाता है, गर्म गैसें नीचे की ओर जाती हैं आग बंद करके, तो ये फिर ऊपर भेजता है, और ये प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिस वजह से रॉकेट प्रक्षेपित होता है, यानी कि वायुमंडल के बाहर जाता है। ठीक है ना। और दूसरा एक आता है, जैसे कोई नाव पर व्यक्ति है, वह तेजी से नाव से कूदता है, जब तेजी से नाव से उतरता है तो उसका एक पैर आगे और एक पैर पीछे होता है, तो आगे वाला पैर तो उसका जमीन पे जाता है, लेकिन पीछे वाला पैर तब तक धक्का देता है, तो क्या होता है, नाव पीछे चली जाती है। ये भी क्या है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसी 5वें पार्ट के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, फिर हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता।